हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और उनके टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, उसके टाइप्स थे हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, और कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए। तो आज का लेक्चर हम उन होमवर्क क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम पढ़ रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एप्लीकेशन क्या क्या होता है। ठीक है, और उसके एप्लीकेशन में आते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी। तो हम देखेंगे कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होता है विद सम एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस से जो कि मैंने तुम्हें होमवर्क में दिए थे। ठीक है, तो अपनी नोटबुक निकाल के रखो, उसके अंदर हम देखते हैं कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सॉल्यूशन सब्सटेंस एक्स का है जो कि व्हाइट वॉशिंग में यूज आता है। तो लेक्चर के अंदर, अगर लेक्चर 2 के अंदर तुमने ध्यान से पढ़ा होगा, तो ये सब्सटेंस कौन सा है? ये सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, जो कि मैंने बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है अगर इसे वाटर के साथ किया हमने रिएक्ट तो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये नेम द सब्सटेंस एक्स, जो कि हमने देख लिया। राइट इट्स फॉर्मूला, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। और दूसरा है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम अबव विद द वाटर। ये दोनों चीज हमने पढ़ी थी लेक्चर के अंदर। तो ये बिल्कुल इजी है। क्या हो जाएगा कि CaO तो हो गया हमारा इसका फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्साइड है इसका नाम, CaO हो गया फॉर्मूला, और इसका कॉमन नाम भी हम लिख देंगे क्विक लाइम, ताकि बोर्ड वाला जो चेक कर रहा है वो इंप्रेस हो जाए कि इसको पता है भाई कि क्विक लाइम क्या होता है। हमें पता है तो लिखने में क्या जा रहा है, 2 वर्ड्स। तो क्विक लाइम भी हमने लिख दिया। अब दूसरे में बोला है कि इसकी रिएक्शन अगर वाटर के साथ करवाई तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो रिएक्शन लिखनी है। तो जो हमने रिएक्शन लिखी थी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हमारा सॉलिड होता है प्लस वाटर जो कि हमारा लिक्विड होता है, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है एक्वस फॉर्म के अंदर। कि वो पानी के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला तो वो तो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा ना वाटर के अंदर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक्वस होता है। अब इसके नीचे इसके नाम भी लिख लेने पड़ेंगे। नाम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दोनों। और इसके कॉमन नाम भी हमें अगर पता है, ढंग से पता है कॉन्फिडेंटली, तो वो भी लिख लो, क्या कि क्विक लाइम और लिक्विड लाइम। ठीक है, क्वेश्चन यही खत्म होता है। पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक मार्क भी कोई नहीं काट सकता तुम्हारा इसके अंदर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7, डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। इसका मतलब एक्टिविटी 1.7 थी जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 टेस्ट ट्यूब थी, एक के अंदर कम गैस थी और एक के अंदर ज्यादा गैस थी। तो इसने बोला है कि कौन सी गैस थी जिसके अंदर डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन द अदर, जिसके अंदर दूसरे वाले के मुकाबले डबल गैस थी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.7 क्या थी। एक्सरसाइज 1.7 के अंदर एक बैटरी लगा रखी थी जो कि एक स्विच से कनेक्टेड था और वायर्स लगे हुए थे, एक एनोड एक कैथोड। एनोड कैथोड क्या, ग्रेफाइट रॉड्स रहती है जिससे हमारा करंट पास होता है, और अंदर हमारा था पानी, और ये 2 थी टेस्ट ट्यूब्स। ये जो ग्रेफाइट रॉड्स है ना, यही एनोड और कैथोड है। ठीक है, और ये रबर स्टॉम्प क्यों लगाया है, देखो रबर स्टॉम्प मैं बड़ा कर देता ताकि इजीली दिखे। रबर स्टॉम्प यहाँ इसलिए लगाया ताकि पानी बीकर में से निकले नहीं। अब टेस्ट ट्यूब डाली है तो ऐसा भी तो हो सकता है साइड में थोड़ी जगह बच जाए तो पानी लीक करेगा, वो नहीं करना हमें। और ये प्लास्टिक मग है। अब इसके अंदर क्या होता है, जब रिएक्शन होती है ना तो हमारा H2 और ऑक्सीजन बन जाता है। ठीक है, तो ये कलेक्ट हो जाता है और H2 जो होता है हमारा डबल अमाउंट में रहता है। अब ये डबल अमाउंट में क्यों रहता है, ये देखते हैं हम रिएक्शन से, जो कि हमारी रिएक्शन थी। रिएक्शन क्या थी कि इन एक्टिविटी 1.7 टू गिव हाइड्रोजन एट 1 इलेक्ट्रोड, O2 इज एट अनदर इलेक्ट्रोड। मतलब कि हमने बता दिया कि जो 2 गैस थी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, एक में ऑक्सीजन थी और एक में हाइड्रोजन थी। अब हमें ये बताना है कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के मुकाबले डबल है। तो डबल है तो डबल क्यों है ये बताना है। ठीक है, तो हमने बोला कि 2H2 लिक्विड गिव्स 2H2 प्लस O2। ये हमने क्या कि नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। ठीक है, जब बैलेंस किया तो हमें पता चला कि जब भी 2 मॉलिक्यूल वाटर के रिएक्ट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहे, तो हमारे 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हाइड्रोजन के, तब हमारा बन रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। तो सिंपल सा है क्या, ऑक्सीजन जितना भी बनेगा हाइड्रोजन उसका डबल अमाउंट में बनेगा। ठीक है, इससे तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर हाइड्रोजन गैस फॉर्म विल बी द डबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक, और अगर तुम ये वाला एक्सपेरिमेंट करोगे लैब के अंदर तो तुम्हें यही दिखेगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन है वो डबल अमाउंट है ऑक्सीजन के मुकाबले। ठीक है, तो ये चीज हमें लिखनी है। और अगर टाइम तुम्हारे पास बच रहा है तो डायग्राम बना दोगे तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं भी बनाओगे तो पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन अगर बोर्ड का इन्विजिलेटर है, वो कुछ भी हो सकता है, क्या पता चाय वाय ना पिए, उसका दिमाग खराब हो रहा है, उसने बोला डायग्राम नहीं बनाया मैं तो मार्क्स काटूंगा, तो रिस्क लेने का ही नहीं। हमारे पास टाइम बच रहा है तो क्यों ना बनाए, हम डायग्राम बनाएंगे। लेकिन टाइम नहीं बच रहा था, ऐसा नहीं इस क्वेश्चन के चक्कर में, डायग्राम के चक्कर में बाकी क्वेश्चन छोड़ दो, ऐसा नहीं करना कभी भी। ठीक है, क्वेश्चन 2 भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब आते हैं इसके प्रॉब्लम सेट 3 पे, जो कि एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है पीछे।
वो क्या था हमारा, ये वाला प्रॉब्लम सेट 3 है। तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन दिया। पहला क्वेश्चन करते हैं, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन द आयन नेल इज डिप्ड इन इट। ये भी लेक्चर 2 के अंदर पूरा एक्सपेरिमेंट समझाया था कि आयन नेल जब डूब जाती है कॉपर सल्फेट में, तो आयन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करती है, आयन कॉपर को भगा देती है और सल्फेट की जगह ले लेती है जगह। तो ये कौन से टाइप के रिएक्शन है, एक बार सोचो। ये हुई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि आयन लोनली था, ये कॉपर को भगा के सल्फेट के साथ खुद आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो यही वाली चीज हमें इस क्वेश्चन के अंदर लिखनी है। कैसे हम लिखते हैं कि व्हेन एन आयन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, आयन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। ये है हमारा मेन आंसर, बिकॉज अब इसका रीजन लिखेंगे कि आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कि आयन हमारा पावरफुल है। जो राहुल ने वाला एग्जांपल बताया था, राज वाला एग्जांपल बताया था, उसके अंदर राहुल थोड़ा सा कमजोर था और राज एकदम हट्टा कट्टा, उसने राहुल को बोला जा यहाँ से, वो चला गया, बेचारा छोटा सा क्या करेगा। तो इसलिए इसके अंदर आयन मोर रिएक्टिव, मतलब आयन ज्यादा पावरफुल है, तो उसने कॉपर को भगा दिया और खुद अब उसकी जगह ले ली, ठीक है, सल्फेट की जगह। तो ये रिएक्शन भी लिखेंगे हम। इसके बाद ये रिएक्शन लिखनी जरूरी है, रिएक्शन के मार्क्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जब बोर्ड के अंदर ये कॉपियां चेक करने के लिए जाती है। तो रिएक्शन लिखेंगे हम Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो ये रिएक्शन लिखनी जरूरी है, इसके मार्क्स होते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे हो गए जिसकी आंसर तुम्हें पता है कि क्या होगा, लेकिन फिर भी तुम आंसर लिखोगे तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो इसका आंसर हमें पूरा पता था, लेकिन अगर जो इस रिएक्शन को नहीं लिखता उसके मार्क्स कट जाएंगे। तो बोर्ड में कैसे लिखना है इसकी भी प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। तो यही वाला आंसर तुमने जो आंसर लिखा है उसके नीचे कॉपी कर लो, ठीक है। तो यही वाला ऐसा ही आंसर तुम्हें लिखना है बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.1। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स लिखना है। अब इसने देखो गिवन एग्जांपल बोला है ना, अब तुम्हें 3-4 एग्जांपल सारा दिमाग में, तो 3-4 लिख लो, क्योंकि एक्स्ट्रा लिखने के मार्क्स नहीं कटते, कम लिखने के मार्क्स कटते, ठीक। तो फिर हम क्या करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो उसका मैंने एक तो लिख लिया यहाँ पे, तुम्हें जितने भी आ रहे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो सारे लिख सकते हो। एक मैंने लिख लिया AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। कैसे, ये राज, ये राहुल, ये प्रिया, ये नेहा, अब क्या हो गया, दोनों स्वैप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सबके स्वैप, ये चीज हो गई। ये चीज जब भी होगी तो हम बोलेंगे क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमने एग्जांपल लिया। तो अब करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट का थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये रिएक्शन दी हुई है, इसके अंदर बताना है कि कौन सा सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज हो गया और कौन सा सब्सटेंस हमारा रिड्यूस हो गया। तो ये देखते हैं, देखो ये वाली इक्वेशन यही है कि 4Na प्लस O2 गिव्स 2Na2O। अब इसके अंदर जो Na था ना, वो प्रोडक्ट में जाके क्या बन गया, Na2O, यानी कि इसने ऑक्सीजन ले लिया। अब जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर Na हमारा ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। अब एक और टर्म होती है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब Na को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, O2, तो इसके अंदर O2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब सेकंड एग्जांपल क्या था, सेकंड क्वेश्चन था CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2। ये वाला रिएक्शन हमने यहां लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो CuO पहले से था, ये प्रोडक्ट में जाके हमारा कॉपर बन जा रहा है, मतलब कि इसने ऑक्सीजन लूज कर दिया, छोड़ दिया। तो ये इसका मतलब है कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, यही वाली चीज लिखेंगे हम। अब इसके अंदर अगर हम पूछे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है मान लो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, इसके अंदर ये चीज क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा हमारे पास कोई, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है। तो H2 जो है वो हमारा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे कंप्लीट, जो कि लास्ट चैप्टर के अंदर होमवर्क के अंदर दिए थे। अब आ जाते हैं हम इसके आगे की थ्योरी पे, ठीक है। थ्योरी पे आने से पहले जितने भी तुम्हारे ये क्वेश्चन तुमने किए थे या कहीं और से किए होंगे, उनके आंसर्स तुम्हारे पास क्लियर होने चाहिए, और कैसे कैसे आंसर्स आए वो भी तुम्हें क्लियर होना चाहिए। और अगर तुम्हें नहीं याद था तो फिर तुम क्या करोगे, इसे याद कर लोगे, सिंपल। और क्या कर सकते हो, तुम याद ही करना पड़ेगा। तो कोरोजन क्या होता है, देखो जब भी है ना ऐसी स्लाइड्स में लिख रहा हो और तुम अपने नोट्स बना रहे हो, इसका मतलब क्या है, देखो कोरोजन मैंने हेडिंग डाली और नीचे इसकी ये सारी चीज लिखी है। तो अगर एग्जाम में आगे व्हाट इज कोरोजन, तो तुम्हें ये सारी चीज लिखनी है, ठीक है। वैसे ही मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नीचे जो जो चीज लिखी थी, अगर एग्जाम में आया कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नीचे जो भी तुमने नोट्स बनाया ना, जो कि स्लाइड्स में थे, वही के वही तुम एग्जैक्टली छाप के आ जाओगे ना, तो तुम्हारा एक नंबर भी कोई नहीं काटेगा।
ठीक है। तो इसमें बोला व्हाट इज कोरोजन रिएक्शन, क्या होता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि कोरोजन क्या होता है। कि हमने जो एग्जांपल देखा था कि लोहे पे जंग लग जाता है, वो एक कोरोजन का एग्जांपल है। अब कैसे है कोरोजन का एग्जांपल, इसको रिलेट करते हैं इसकी डेफिनेशन से, ठीक है। तो कोरोजन होता है कि व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एटसेट्रा, तो वो हो जाता है हमारा कोरोजन। इट इज सेड टू कोरोड, मतलब कि वो मेटल हमारा कोरोड हो गया, और ये प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। तो प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। अब देखो उस आयन के अंदर क्या हो रहा था, मॉइस्चर से वो रिएक्ट कर रहा था, जो कि यहां लिखा है मॉइस्चर से, तो वो रस्ट बन रहा था, तो एक तरह से क्या हो गया, कोरोड हो गया। अब एसिड्स के साथ क्या होता है कि मान लो कि प्लेन सरफेस वाला एकदम स्मूथ मेटल लिया हमने, अब उसे एसिड के अंदर डाल दिया, तो वो जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर देगा, और वो ओरिजिनल स्टेट से, मतलब मेटल की जो स्ट्रिप ली थी या रॉड ली थी, जो भी ली थी, उससे निकल के बाहर आ जाएगा और एसिड के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो जब हम एसिड से वो स्ट्रिप निकालेंगे, या फिर जो भी मेटल की रॉड है या जो भी ली थी हमने वो निकालेंगे, तो वो रफ हो जाएगी, खुरदुरी हो जाएगी बाहर से, तो उसे भी हम यही बोलेंगे कि वो मेटल जो था वो हमारा कोरोड हो गया। ठीक है, कोरोजन बहुत इजी चीज है। अब इसके कुछ फेमस एग्जांपल्स लेते हैं जो कि तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। तो वो एग्जांपल्स क्या है कि सिल्वर, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो भी चांदी के सिक्के लिए हो गए, या दिवाली के अंदर जो हम खरीदते हैं बहुत सारी चांदी वगैरह, तो तुम घर पे देखना, अभी घर पे मम्मी से पूछना कि मम्मी कोई चांदी दो जो कि पुरानी हो गई है, ठीक है, तो चांदी में देखोगे तो उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग हो गई है। ब्लैक कलर की कोटिंग क्यों हुई है, क्योंकि जो सिल्वर था वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ही रखते हैं, ऐसा तो वैक्यूम में करके तो रखते नहीं है, तो एटमॉस्फेयर में होती है हमारी ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन के साथ सिल्वर कर देता है रिएक्ट। ठीक है, अब रिएक्ट करके वो AgO यानी कि सिल्वर ऑक्साइड बना देता है, और सिल्वर ऑक्साइड का कलर हमारा क्या होता है, हमने पढ़ा था ब्लैक होता है। ठीक है, तो सिल्वर जो होती है वो थोड़ी सी ब्लैकिश हो जाती है, तो हमें पुरानी सी लगने लगती है सिल्वर। तो जैसे कि ये है, देखो एक फोटो दी हुई है कि एक सिल्वर स्पून है जो कि नई की नहीं है, अब कुछ टाइम के बाद वो ब्लैकिश हो जाती है, ये हो गया हमारा कोरोड, सिल्वर स्पून हो गया कोरोड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे। अब ये सिल्वर का एग्जांपल, एक और एग्जांपल दिया हुआ है हमें कॉपर का। अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो सबने देखी होगी, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जब नई नई बनी थी ना, तो उसका कलर गोल्डन सा था। गोल्डन सा कलर कैसा, जो कि टीवी की वायर्स वगैरह होगी, तुमने जो रबड़ की मोटी मोटी वायर होती है उसे कभी काट के देखा है, अंदर एक वायर होता है कॉपर का, उस कलर का हमारा कॉपर होता है। तो बेसिकली पहले इस कलर का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी था, लेकिन विद टाइम, क्योंकि ऑक्सीजन तो हवा में है ही, तो ऑक्सीजन ने कॉपर के साथ रिएक्ट कर लिया, और उसकी जो अपर लेयर थी उस पर कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ा दी, मतलब लेयर आ गई कॉपर ऑक्साइड की। और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ग्रीन। इसलिए अगर अब हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखेंगे तो वो इतनी ग्रीन है, देखो साफ साफ फर्क दिख रहा है, पहले कैसी थी और अभी कैसी है। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे कोरोजन के ही है। ठीक है, कोरोजन हो जाता है पूरा। अब आ जाते हैं हम रेंसिडिटी पे। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर काफी बार आए हुए हैं। ठीक है, तो रेंसिडिटी ध्यान से पढ़ना। रेंसिडिटी होता है हमारा कि किसी ने पूछा व्हाट इज रेंसिडिटी, तो हम बोलेंगे व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, फैट्स और ऑयल वाली कोई भी चीज होती है, कोई भी खाने पीने की कोई भी चीज होती है, तो वो क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देती है और ऑक्सीडाइज हो जाती है। उससे क्या होता है, दे बिकम रेंसिड। रेंसिड मतलब वो खराब हो जाती है, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस। अब देखो अचार पड़ा होता है ना, तो अचार को तुम ऐसे ही रख दो, ठीक है, बिना ऑयल में डिप करते हैं, अगर बिना ऑयल में डिप करके रख दिया तो फिर क्या होगा, कुछ 2-3 दिन के बाद उसके ऊपर फंगस ही जम जाएगी, और अगर तुमने गलती से वो खा लिया तो उसका टेस्ट बहुत गंदा होता है। मैंने एक बार गलती से खाया था, बहुत गंदा होता है, उसे थूकना पड़ गया, तो वो हो गया था हमारा रेंसिड। और रेंसिड चीज खाते हैं ना अगर हम, तो फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। अवॉइड करो रेंसिड चीज खाना, ऐसा नहीं रेंसिडिटी देखनी है तो अचार को सड़ा के खा लिया तुमने, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, ऐसा मत करना। ठीक है, अब रेंसिडिटी तो हो गया। अब बोर्ड के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो रेंसिडिटी है उसे प्रिवेंट कैसे करें, तो हमें क्या लिखना है, ये सारे पॉइंट्स लिख लेना है। अब प्रिवेंट करने के क्या क्या तरीके होते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू ऑयल। अगर तेल है, देखो तेल, कुछ कुछ तेल क्या होता है, ऐसे उसको बाहर रख देते हैं ना, तो उसका कलर गंदा हो जाता है, मतलब काला काला तेल हो जाता है, और वो काला काला तेल होता है वो रेंसिड तेल होता है, वो खराब तेल होता है। तो जो ठेले पे कई बार तुमने खाए होगे, वो बर्गर वगैरह देते हैं छोटे छोटे ऐसे तेल में डुबो के 10-10 रुपए के, वो कभी मत खाना, मतलब उसके अंदर वही वाला तेल सुबह से लेकर शाम तक वो यूज करते हैं, तो वो हो जाते हैं रेंसिड, हमारे खराब हो जाते हैं। कभी तुम जाओगे तो देखना कि वो जो तेल होता है वो काला काला तेल होता है, एकदम काला, प्योर ब्लैक, तो वो वाला तेल कभी यूज मत करना, वो रेंसिड तेल होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट जब ऑयल में डालते हैं तो इसलिए ऑयल खराब नहीं होता है जो पड़े पड़े। दूसरा है वैक्यूम पैकेजिंग। कोई भी खाने की चीज होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या कर लो, वैक्यूम कर लो, मतलब सारी हवा निकाल दो। अब जब हवा सारी निकाल दी तो अंदर ऑक्सीजन तो बचा ही नहीं,
अब जब ऑक्सीजन बचा ही नहीं तो वो ऑक्सीडेशन किससे करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा नहीं, तो फिर वो रैंसिड नहीं होगा, खराब नहीं होगा। तो दूसरा मेथड था वैक्यूम पैकेजिंग। तीसरा मेथड है कि ऑयल फूड्स आर फ्लश्ड विद इनर्ट गैसेस लाइक नाइट्रोजन इन चिप्स पैकेट। जैसे कि चिप्स का पैकेट देखा ना, उसमें चिप्स होती है, चिप्स क्या आती है, चिप्स में होता है ऑयल। अब नॉर्मली उसे हवा के अंदर ऐसा करके पैक कर देगा तो खराब हो जाएगी अंदर, इसलिए जब भी तुम चिप्स का पैकेट खोलो ना तो अंदर से एक अजीब सी हवा आती है, वो हवा नाइट्रोजन गैस होती है हमारी। वो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी है हमने, तो वो ऑक्सीजन को इसके साथ रिएक्ट नहीं करने देती, जिससे कि कारण ऑक्सीडेशन नहीं होता और रैंसिडिटी नहीं होती। ठीक है, तो तीसरी चीज होगी हमारी ऑयल फूड्स आर फ्लश्ड विद इनर्ट गैसेस लाइक नाइट्रोजन। और भी गैसेस हो सकती है इनर्ट, ठीक है, इनर्ट गैसेस मतलब जो कि रिएक्ट नहीं करती, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट नहीं करती ऑयल वगैरह के साथ। चौथा पॉइंट है बाय एडिंग हाइड्रोजन टू प्रिजर्व फैट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाइड्रोजन गैस डाल देते, ये भी एक इनर्ट गैस है, ठीक है, तो ये फैट्स के अंदर डालते ताकि वो ज्यादा देर के लिए टिक सके। लास्ट है रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड। ये वाला पॉइंट तो तुमने घर बार में देखा ही होगा। क्या होता है, गर्मी का जो मौसम होता है ना, गर्मी के मौसम में ज्यादातर चीजें फ्रिज में रख देते हैं हम, कुछ बच गया तो फ्रिज में रख दिया। अब फ्रिज में इसलिए रखते ताकि वो खराब ना हो, अब वो बाहर पड़ा रहता है ना तो वो खराब हो जाता है। लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं, सर्दियों में बाहर भी रख देते तो खराब तो होता है लेकिन थोड़े ज्यादा टाइम के अंदर। तो ये भी एक मेथड है रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने का। तो जब भी तुमसे पूछा है कि प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी कैसे करें, तो तुम्हें ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, तो तुम्हारे फुल मार्क्स, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो रैंसिडिटी भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब रैंसिडिटी टॉपिक के साथ हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर की पूरी थ्योरी यहीं पे समाप्त होती है। आई होप कि पूरी की पूरी थ्योरी तुम्हें समझ में आ गई होगी और तुम्हारी नोटबुक के अंदर इसके पूरे नोट्स होंगे। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस मैंने बीच बीच में कराए हैं वो भी तुमने नोट किए होंगे। और इसके एग्जाम्पल्स जो है ना, इस चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत जरूरी है। तो तुम क्या करो, अब जो नोट्स बनाया ना उसके अंदर जैसे कि मान लो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखा, उसके नीचे उसका एग्जाम्पल लिख दो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा, उसके नीचे एग्जाम्पल लिख लो। डबल डिस्प्लेसमेंट लिखा, उसके नीचे एग्जाम्पल लिख लो। कोई भी चीज लिखी ना, कोरोजन लिखा, उसके नीचे एग्जाम्पल। हर टॉपिक के नीचे उसके एग्जाम्पल्स लिख लो, और एक एग्जाम्पल नहीं, कम से कम 3 एग्जाम्पल्स लिखो, ताकि एग्जाम के अंदर उन 3 में से कोई एक ना एक तो तुम्हें याद आ ही जाए। ठीक है, यह होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो अभी तक पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या किया वो हम रिवाइज करते हैं एक रैप रिवीजन से। रैप रिवीजन क्या होता है कि जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा ना, वो सारे टॉपिक वाइज एक बार मन में रैप की तरह बोल दो, और उसके अंदर क्या क्या हमें याद करना है वो भी साथ के साथ बोल दो। तो उससे क्या होता है कि कोई भी अगर टॉपिक मिस हुआ होगा ना तो हमें याद आ जाएगा कि ये यार टॉपिक हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, ये हमने पढ़ा नहीं है। तो स्टार्ट किया था हमने चेंजेस से। चेंजेस के अंदर हमने पढ़ा था फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल्स देखे थे और केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स थे। तो फिर उसके बाद हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन के अंदर सबसे पहले देखा था कि वर्ड इक्वेशन क्या होती है और वर्ड इक्वेशन को सिंबलिक फॉर्म के अंदर कैसे लिखते हैं। अब सिंबलिक फॉर्म के अंदर तो लिख लेते लेकिन वो बहुत बड़ा पड़ता है क्योंकि डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो हमने देखा था कि केमिकल फॉर्मूले की हेल्प से केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना है, ये सारी चीज देख ली थी। फिर हमने देखा था कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, और बैलेंस क्यों करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से करते हैं बैलेंस। अब बैलेंस करने के बाद उसकी स्टेट्स लिखनी होती है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर हमने देखा था कौन सी कंडीशन इसमें लग रही होगी जिसके कारण हमारा केमिकल रिएक्शन फर्दर प्रोसीड हो रहा होगा, जैसे कि सनलाइट, हीट, ये सारी चीजें, प्रेशर वगैरह। फिर हमने देखा था कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं, कौन से होते हैं। एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन चारों की चारों हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और इसके हमने एग्जांपल्स भी किए थे। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जो हीट अपने में एब्जॉर्ब करती है और एक्सोथर्मिक वो होती है जो हीट रिलीज करती है। फिर उसके बाद देखा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इन दोनों की डेफिनेशन देखी थी और इसके एग्जांपल्स देखे थे। फिर आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन से जो एप्लीकेशन होती है यानी कोरोजन होता है और रैंसिडिटी होती है, ये दोनों क्या चीज होती है और इसके एग्जांपल्स हमने देख लिए थे। तो यही था पूरा का पूरा चैप्टर इन 2 मिनट्स। ये था हमारा रैप रिवीजन। ठीक है, तो अब देखते हैं आप ही के डाउट जो कि कमेंट सेक्शन के अंदर आए थे। ठीक है, तो इसके अंदर एक डाउट है कि सर प्लीज क्लियर दिस डाउट। ठीक है, क्या सर क्या डिस्प्लेसमेंट डबल रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज जरूरी है? मुझे लगता है ये पूछना चाहता है कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज जरूरी है। हाँ जरूरी है, क्योंकि देखो एक एग्जांपल हमने किया था, कौन सा वाला, कि आयन नेल को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया था। अब क्या हुआ था, आयन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव था तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल देता और आयन आ जाता। राहुल वाली स्टोरी हमें पता ही है। तो इसके अंदर आयन था ज्यादा रिएक्टिव। अब उल्टा जब हम करेंगे ना, अगर आयन सल्फेट का सॉल्यूशन उसमें कॉपर की रॉड डाल दो तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आयन ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिएक्टिव है। उसको कोई ऐसे छोटा सा आके हटा दो ना सकता है कॉपर। ठीक है, तो फिर रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन
अगर इसमें हम कैटलिस्ट देते या फिर कुछ ऐसी चीज देते जिससे कि ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, यानी कि कॉपर भले ही छोटा था लेकिन कोई कैटलिस्ट आता कॉपर के साथ कि हाँ भाई फेरस को हटाते आ जाओ, तो फिर तो फेरस को हटना ही पड़ेगा। तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ये रिएक्शन नहीं होगी, तो इसके अंदर रिएक्टिविटी सीरीज यूज होती है कि कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी। लेकिन अभी 10th क्लास के अंदर जब तक रिएक्टिविटी नहीं आता, आगे के चैप्टर में आएगा कि रिएक्टिविटी क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, तो तब तक टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चिल मारो, डायरेक्ट अभी केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन तुम्हें दी हुई होगी, उसे बैलेंस करना है, ये सारी चीज करनी है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी रिएक्टिविटी सीरीज की रिएक्टिविटी सीरीज आएगी जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अगला डाउट था खुशल गुप्ता का। इसने बोला सर यू सेड दैट फ्रीजिंग वाटर इज अ फिजिकल चेंज इन स्टेट, इट वुड ऑल्सो मीन्स फ्रीजिंग वाटर। हाँ देखो, ये वाला जो डाउट है ना, कई लोगों को आता है, बहुत लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा आता है कि जब हमने बोला था कैसे पहचाने, तो उसके अंदर 4 चीज दी थी, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, ये सारी चीज दी थी। अब इसका मतलब ये था कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, वो लेक्चर में जाके देखना, मैंने साफ साफ बोला है कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इन चारों में से कोई एक चीज होगी। ऐसा नहीं कि इन चारों में से कोई भी चीज हो रही है तो वो केमिकल रिएक्शन ही होगा। अब बर्फ पिघल के इसके अंदर चेंज तो स्टेट हुआ, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन थोड़ा ना, ये तो फिजिकल रिएक्शन है। ऐसी कई सारी फिजिकल रिएक्शन है जिनमें भी ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर जैसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो ये 4 में से कोई चीज होगी, तो वही चीज है उसके अंदर। तो ऐसा सोलली हमें इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है कि ये 4 चीज हो रही है तो वो केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन के लिए सिर्फ एक ही पहचान है जो कि मैंने बताई थी, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो वो केमिकल रिएक्शन है, वरना वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, उसके तुम एग्जांपल्स प्रैक्टिस करोगे, कौन सा फिजिकल रिएक्शन है, कौन सा केमिकल रिएक्शन है, तो तुम्हारे माइंड में क्लियर हो जाएगा कि फिजिकल रिएक्शन कैसे पहचानते हैं और केमिकल रिएक्शन कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हर्ष वर्मा का डाउट। बोलते हाय अमन भैया, हर्ष हियर। अमन भैया तो नहीं हूं मैं, लेकिन हाय हर्ष। तो इसने डाउट्स पूछे, कैन बी से दैट हीट इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट प्रोडक्ट साइड ऑफ थर्मोरेगुलेशन। अब देखो, जिन लोग को थर्मोरेगुलेशन नहीं पता ना, उन लोग को मैं बता रहा हूं। अब थर्मोरेगुलेशन क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है ना, इंसान की बॉडी, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करती है, जो कि होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। बाहर चाहे 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा हो, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा हो, या माइनस के अंदर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही हो, लेकिन हमारा बॉडी जो है ना, वो क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है। तो फिर बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। वो कैसे, देखो, जब गर्मी हो जाती है, जब बाहर गर्मी बढ़ जाती है, तो क्या होता है, हमें पसीना आता है। अब पसीना होता है, अब वो इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट होता है तो बॉडी की हीट लेके इवापोरेट होता है। तो जब हीट बॉडी से बाहर जाती है तो हमें ठंडा ठंडा लगता है। ठीक है, वैसे ही अगर तुम नहा के आ रहे हो फिर बाहर पंखे में आ गए, तो जो पानी इवापोरेट होगा ना, तो उससे हमें ठंडा ठंडा लगेगा। इसलिए गर्मी में हमें पसीना आता है। ठीक है, बॉडी क्या करती है, पसीना लाती है ताकि ठंडक मिले। जो कुत्ते होते हैं वो जीभ बाहर निकाल के रखते हैं ताकि उन्हें वहां से थर्मोरेगुलेशन होता है कुत्तों का। वैसे ही जैसे सर्दी लगती है तो हमारा फूड से जो एनर्जी निकलती है ना, वो ज्यादा निकलती है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये चीज थी थर्मोरेगुलेशन। लेकिन हर्ष ने क्या पूछा है कि कैन वी से दैट हीट इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट प्रोडक्ट साइड। ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बेसिकली थर्मोरेगुलेशन मैंने बता दिया कि क्या क्या होता है। अब थर्मोरेगुलेशन क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो प्रोडक्ट साइड और उसका मुझे समझ में नहीं आ रहा कि रिएक्टेंट साइड क्या होगा। थर्मोरेगुलेशन गर्मी में भी होता है और सर्दी में भी होता है, तो इसके अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, अगला डाउट इसने पूछा है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो 4 चीज हो सकती है, लेकिन वो 4 चीज हो रही है तो जरूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन हो। ठीक है, लेकिन वो 4 के अंदर 5वीं चीज और होती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर नहीं दी हुई तो मैंने वो बताई नहीं थी। कई सारे गाइड बुक्स वगैरह के अंदर दी हुई है, लेकिन अगर एग्जाम में आया ना तो एनसीईआरटी वाली चीज लिख लोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटेगी। एक्स्ट्रा चीज लिख लोगे तो कोई मार्क्स काट ही नहीं सकता। एक्स्ट्रा चीज तो तुम कितनी भी लिख के आ जाओ, मार्क्स कोई नहीं काटेगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड इसने पूछा है कैन हेबर्स प्रोसेस ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अब देखो, हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, N2 + 3H2 गिव्स 3NH3, ये रहता है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। लेकिन इसने पूछा है इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट लिस्ट फॉर। मैंने प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया पढ़ाया नहीं, मुझे पता नहीं कि इसने क्यों पूछा है प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया, बट हेबर्स प्रोसेस मैंने बता दिया क्या होता है और वो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के काम आता है। थोड़ा जब भी है ना डाउट तुम कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो, थोड़ा सा स्पेसिफाई हो, क्लियर हो कि क्या डाउट है, ताकि समझ में आ जाए सब लोगों को, सिर्फ मुझे ही नहीं, सब लोगों को। फिर इज देयर एनी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर सनलाइट ऑल्सो। जैसे इसने पूछा हीट का हमारा डेल्टा होता है ना, वैसे सनलाइट का कुछ होता है क्या। तो देखो 10th में तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम 11th में 12th में आते हो, कॉलेज के अंदर जाते हो, तो उसके अंदर लिखते हैं कि जो सनलाइट से एनर्जी आती है ना, उससे लिखते हैं हम H म्यू।
इसमें एच भी कुछ होता है, एच का भी कुछ सिग्निफिकेंस होता है, म्यू का भी कुछ सिग्निफिकेंस होता है। ये सारी चीज़ें ना कॉलेज में जाओगे, आगे पढ़ोगे तो सब पता चलेगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर है कि माई टीचर टोल्ड दैट द फॉर्मूला फॉर रस्ट इज Fe2O3xH2O। ये वाला डाउट है, ये थोड़ा अच्छा डाउट है। अब ये डाउट कई लोगों को आया कि जब मैंने यहाँ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट में Fe3O4 ये चीज़ लिखी थी ना, मैंने इसको लिख लेते ब्लू कलर से, मैंने लिखा था Fe3O4, ठीक है। लोग बोल रहे कि यार हमने तो Fe2O3 पढ़ा है, ठीक है ज़्यादातर, और Fe2O3.xH2O पढ़ा है। अब इन दोनों का मैं मतलब बता दूं कि Fe3O4 क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि फेरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है ना वो दो रहते हैं, एक तो Fe+2 भी रहता है और Fe+3 भी रहता है। ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें मैं डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ ना, सारे जनरल नॉलेज के लिए, जो भी सिलेबस के अंदर है वो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, वो सब पढ़ लिया, मतलब खत्म। उसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है कोई चीज़, ये सब जनरल नॉलेज के लिए कि Fe+2 भी रहता है, Fe+3 भी रहता है। Fe+2 जब ऑक्सीडाइज होता है तो FeO बनता है हमारा, और Fe+3 जब होता है तब हमारा Fe2O3 बनता है, जो कि यहाँ बताया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। दोनों के अलग अलग नाम है, स्पेलिंग ठीक है मैंने गलत लिखी है, समझ जाओगे। फेरस ऑक्साइड होती है। अब ये नेचर में दोनों स्टेट में पाए जाते हैं, तो अब हम रस्ट को किस फॉर्म में लिखे, इसमें लिखे या उसमें लिखे, और लगभग आधे ही होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों का मिक्स्ड ऑक्साइड बनाते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड में क्या होता है, ये और ये इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, Fe2 थे यहाँ पे एक है तो Fe3 हो गया, ठीक है, Fe3 हो गया, और O यहाँ 3 थे यहाँ एक था तो Fe3O4 हो गया। तो ये जो है ना, ये हमारा मिक्स्ड स्टेट के अंदर फेरस ऑक्साइड है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन एग्जाम के अंदर आया ना अभी 10th के अंदर, तो ये लिखना है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ये है, और मिक्स्ड ऑक्साइड ही लिखते हैं। अगर हम ये लिख लेंगे तो हमने इसको क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया। इसको नेगलेक्ट क्यों करना है हमें, इन दोनों को साथ में मिला के ये लिख दिया हमने। इसके आगे XH2O क्या है, ये सोच रहे होगे जिनको नहीं पता, ये होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब भी किसी चीज का क्रिस्टल बना होता है ना हमारा, कई बार सॉल्ट क्रिस्टल होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, XH2O रहता है, मतलब H2O के पार्टिकल्स कनेक्टेड रहते हैं, जिसके कारण वो क्रिस्टल बन जाता है। तो वही है कि XH2O इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, और सबके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी अलग अलग रहते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इन सारी चीजों के अंदर भी हम आगे पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। अभी कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चिल मारो आराम से बैठो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जस्ट फॉर जनरल नॉलेज है, ठीक है। ये एग्जाम के अंदर नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी लिखना है तो लिख दो, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक्स्ट्रा लिखने पे कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा, कम लिखने पे भली काटेगा, ठीक है। तो अब देखो ये सारी चीज भी मैं पढ़ा सकता हूँ 10th के बाद, 10th के अलावा मैं 11th की चीज, 12th की चीज, कॉलेज की चीज, इनफैक्ट कॉलेज के बाद MSc होती है, उसकी भी केमिस्ट्री में मैं यही पढ़ा सकता हूँ। लेकिन क्या है कि वो पढ़ा होगा ना तो तुम्हारा जो अभी पढ़ रहे हो ना उससे भी इंटरेस्ट चला जाएगा कि यार वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है यार, केमिस्ट्री तो बहुत टफ होती है, ऐसा लगेगा, और फिर ये खराब हो जाएगा पूरा केमिस्ट्री। अब देखो केमिस्ट्री के क्या होता है, दो ही रहते हैं, या तो लोगों को केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पसंद होती है, फेवरेट होता है, या केमिस्ट्री से बिल्कुल नफरत होती है, बीच के मिलते ही नहीं है। ये क्यों होता है, जिनको बहुत प्यार होता है ना, वो जो चीज़ दी हुई होती है वो आराम से पढ़ लेते, क्या क्या होता है वो सही समय पे सही चीज़ पढ़ लेते। जिनको नफरत होती है ना, वो क्या करते हैं, हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया कि भाई ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, तो इसके कारण ना केमिस्ट्री बिगड़ जाती है। मेरी भी जब 12th के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया था ना केमिस्ट्री के अंदर, तो केमिस्ट्री थोड़ी खराब हो गई थी। फिर मैंने फिर से पढ़ा केमिस्ट्री को आराम से नॉर्मली, तो केमिस्ट्री मस्त हो गई एकदम। यही करना है, तुम्हें आराम से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर। अब आगे कुछ ऐसे डाउट्स भी थे कि भैया आपसे डाउट कैसे पूछे, तो डाउट पूछने का एक मैं सरल तरीका बता देता हूँ। कमेंट सेक्शन में किसके जो लेटेस्ट वीडियो आई है मेरी, उसकी कमेंट सेक्शन के अंदर तुम क्या करो, एक हैशटैग लगाओ ये वाला, और उसके आगे लिख लो डाउट इन, जिस लेक्चर में भी है कि लेक्चर वन में तो डाउट इन लेक्चर 1, फिर उसके आगे अपना डाउट लिख दो। तो क्या होगा, मुझे ढूंढने के अंदर आसानी रहेगी, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना हैशटैग करके लिखते हैं, ये ब्लू कलर की हो जाती है, ठीक है। ये मेरा तरीका, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ये लिख लेना कि डाउट इन लेक्चर 1, और फिर उसके आगे अपना डाउट, या डाउट इन लेक्चर 2, या जो भी हो लेटेस्ट वीडियो के कमेंट्स के अंदर, तो ऐसे तुम डाउट पूछ सकते हो। फिर कई लोगों ने बोला कि सर वेयर आर नोट्स कहाँ है। अब मैं नोट्स तुम्हें खुद बना के भी दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन नोट्स है ना, मैं प्रेफर करता हूँ कि नोट्स तुम अपने खुद बनाओ, क्योंकि देखो अपन खुद नोट्स बनाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी याद होते हैं। और कभी नोटिस करना कि तुम एग्जाम के अंदर गए, ठीक है, कोई क्वेश्चन आया, अब उस क्वेश्चन के अंदर जब तुम आंसर लिख रहे हो ना, तो तुम्हें ऐसे माइंड के अंदर आएगा कि ये वाला जो आंसर था ना, ये राइट पेज के एकदम लास्ट में था, और उसके बाद इसका आधा आंसर अगले पेज के ऊपर था। ऐसा तुम्हें एक एक चीज याद रहती है, पता है, जब अगर तुम खुद के नोट्स बनाते हो तो मैं प्रेफर करूंगा खुद के नोट्स बनाओ। और नोट्स के अंदर ज्यादा कुछ है भी नहीं है, मैंने लेक्चर में जो पढ़ाया है ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने लिखा है,
तो तुम्हें नोट्स में लिखना व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नीचे उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल पूरा लिखा है, तो वो एज इट इज वही आंसर है हमारा। तो नोट्स ऐसा नहीं है कि मैंने बताया नहीं, वो पूरा जो लेक्चर के अंदर जो चीजें थी ना वो सारे नोट्स थे, बस तुम अपनी नोटबुक के अंदर खुद एक बार लिखो, खुद एक बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। तो जो खुद के नोट्स होते हैं ना उससे अच्छा नोट्स कुछ नहीं होते, इसलिए इसी पर्पज की वजह से इस बार नोट्स नहीं दिए, वरना 12th क्लास के अंदर जितने भी लेक्चर्स थे उनमें हमने नोट्स भी प्रोवाइड किए थे। और कई लोगों ने वो नोट्स डाउनलोड किए, भले ही डाउनलोड किए, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं, क्योंकि उसके अंदर उनकी मेहनत नहीं थी, उन्होंने सिर्फ डाउनलोड किए, तो वो सोचे कि डाउनलोड तो किए क्या हुआ। लेकिन अगर वो खुद बनाते ना वो नोट्स 12-12 घंटे लगा के, तो फिर वो बोलते हैं यार मैंने 12 घंटे मेहनत की थी, मैं पढ़ के तो रहूँगा इसको, ठीक है। तो इसलिए नोट्स नहीं। बाकी कुछ डाउट्स और भी आए थे कि यार भैया लाइट कब स्टार्ट करोगे, फिजिक्स कब करोगे, बायो कब करोगे स्टार्ट, और 9th क्लास कब करोगे। सबसे ज्यादा कमेंट्स आए थे 9th क्लास। अरे भैया रुको जरा, सब्र रखो, आएगा सब आएगा। अब वही कंटेंट प्रिपरेशन चल रहा है, अभी वही कंटेंट बन रहा है, धीरे धीरे सारी चीज अपलोड होगी, इनफैक्ट शेड्यूल भी अपलोड करेगी कौन सी चीज कब आ रही होगी। अभी तुम चिल मारो, आराम से हम धीरे धीरे करके दे देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कर रहे होंगे पूरी की पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, ठीक है। ये सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है, ये सारे के सारे अगर प्रैक्टिस हो जाते हैं तो बहुत अच्छी हो जाएगी तुम्हारी केमिस्ट्री। और उसी के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कर रहे होंगे PYQs, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं हमारा लेक्चर समाप्त यहीं पर। तो सी यू, टाटा, बाय बाय एंड जाके सब फोड़ दो।